जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंटिंग टर्म के बारे में, जो कि मैंने आपको एसेट्स तक बता दिया था कि एसेट्स का मतलब होता क्या है। आज की क्लास में जो पढ़ना है वो है आपका लायबिलिटीज। देखिए, लायबिलिटीज को हम हिंदी में बोल सकते हैं कि एक प्रकार का हमारा क्या होता है, कर्ज होता है। लायबिलिटी को दायित्व भी बोला जाता है और कर्ज के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे कि लायबिलिटी का मतलब होता क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह पैसा जो एक बिजनेस को किसी दूसरे बिजनेस या व्यक्ति को देना, वह उस बिजनेस पर क्या कहलाता है, लायबिलिटी कहलाता है। इसमें ये बताया जा रहा है कि वह पैसा जो एक बिजनेस को किसी दूसरे बिजनेस या व्यक्ति को देना हो, वह उस बिजनेस पर क्या कहलाता है, लायबिलिटी कहलाता है। यानी कि जो पैसा आपके ऊपर बकाया है, जो पैसा आपको इन फ्यूचर में भविष्य में चुकाना है, वही पैसा आपके लिए क्या कहलाता है, लायबिलिटी का पैसा कहलाता है। और जैसे कि लिखा भी गया है कि क्रेडिटर से खरीदा गया उधार सामान का पैसा या बैंक से लिया गया लोन का अमाउंट आज। जैसे कि क्रेडिटर हम किसको बोलते हैं, जिससे कि हम उधार सामान अपना परचेज करते हैं, जो हमारा सप्लायर होता है। जैसे कि मान के चलिए, हम अपनी सप्लायर की दुकान पे मैंने गया और वहां से मैंने 8,000 रुपये का सामान खरीदा और मात्र केवल 1,000 रुपया मैंने उसको दे करके चला आया, तो शेष अभी 7,000 रुपया आपको इनको देना बाकी है ना। तो वही 7,000 रुपया हमारे लिए, उसके लिए क्या कहलाएगा, लायबिलिटी कहलाएगा। क्योंकि वो 7,000 रुपया कर्ज है, जब तक उस कर्ज को हम पूरा नहीं करेंगे तब तक हमारा लायबिलिटी खत्म नहीं होता है। तो वो लायबिलिटी का पैसा बोला जाता है। या फिर मान के चलिए कि आपकी जरूरत आई, तो आप अपने बैंक से 10,000 रुपये आपने लोन ले लिया, तो वो लोन का पैसा भी आपको क्या करना होता है, चुकाना होता है। क्योंकि जब तक आप वो पैसा लोन वाला चुकाएंगे नहीं, तब तक बैंक की लायबिलिटी आपके ऊपर बनी रहेगी। क्योंकि जब आप पैसा चुका देंगे तो वो बैंक से आपकी लायबिलिटी खत्म हो जाती है। एक प्रकार की हमारी लायबिलिटी कहलाती है। क्लियर हुआ। अब चलिए, अब इसके बाद से आता है क्या, कैपिटल। और कैपिटल को हिंदी में बोला जाता है पूंजी। कैपिटल को हिंदी में बोला जाता है पूंजी। और पूंजी लगाने का काम कौन करता है, प्रोप्राइटर। और प्रोप्राइटर है क्या, तो बिजनेस का मालिक है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि बिजनेस के मालिक यानी कि प्रोप्राइटर के द्वारा और बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया पैसा ही कैपिटल कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि बिजनेस के मालिक प्रोप्राइटर के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया पैसा ही उस बिजनेस का क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। और कह रहा है कि जब किसी व्यापार को प्रारंभ करने के लिए व्यापार के मालिक के द्वारा लगाया गया धन उस बिजनेस का क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। जो भी हम स्टार्टिंग में अपना बिजनेस करते हैं तो उसमें हम पूंजी जरूर से जरूर लगाते हैं, या तो थोड़ा सा पैसा लगाएं या ज्यादा लगाएं, उसी पैसे को अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कैपिटल बोला जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है व्यापार करना। यानी कि व्यापार में मालिक के द्वारा व्यापार में लगाया गया धन, उस बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया धन, फिर उस बिजनेस का क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। और फिर कह रहा है कि जब कैपिटल, कह रहा है कि जब बिजनेस में प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट मतलब लाभ होता है, यानी कि जब बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो कैपिटल हमारा इंक्रीज होता है, मतलब कि कैपिटल हमारा बढ़ता है। और जब हमारे बिजनेस में लॉस होता है तो कैपिटल हमारा डिक्रीज होता है। यानी कि आप ये समझिए कि जब हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, तब हमारे बिजनेस में इनकम बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगी। और जब हमारे बिजनेस में लॉस होगा तो हमारा कैपिटल डिक्रीज होता है, यानी कि माइनस होता है। समझ में आ रहा है ना। आप ये समझिए कि जब हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो कैपिटल इंक्रीज का मतलब बढ़ेगा, और जब हमारे बिजनेस में लॉस होगा तो इंक्रीज नहीं होगा, हमारा क्या होगा, कैपिटल डिक्रीज होता चला जाएगा, मतलब लॉस होता चला जाएगा। अब चलिए, इनकम क्या होता है, तो इनकम को बोला जाता है आय, या आमदनी भी बोल सकते हैं। इनकम कह रहा है कि बिजनेस की रेवेन्यू और एक्सपेंस का डिफरेंस ही उस बिजनेस का इनकम कहलाता है। अब ऐसे में क्वेश्चन बनती है कि सर रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू का मतलब होता है कि आप सुबह से लेकर शाम तक अपने बिजनेस में आपने कितना रुपया कमाया, उसी को हम अकाउंटिंग के लैंग्वेज में रेवेन्यू के नाम से जानते हैं, जिसको हम आमदनी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। और एक्सपेंस का मतलब खर्च, यानी कि आपने बिजनेस में आपने कितना रुपया कमाया और कितना रुपया आपने खर्चा कर दिया, उसी का जो शेष डिफरेंस आपका निकल करके आता है, उसी को हम इनकम बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। जैसे कि मान के चलिए आपने कमाया 10 रुपया और खर्चा कर दिया 5 रुपये, तो इनकम हमारा 5 रुपया बचा। समझ में आ रहा है ना। जो डिफरेंस के बाद जो शेष अमाउंट जो आपका बचेगा, उसी को हम इनकम बोल सकते हैं, वही हमारे बिजनेस का आमदनी होता है। अब चलिए, एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखिए, इसमें एक शब्द आया हुआ आपका एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को हम हिंदी में बोलते हैं व्यय, एक प्रकार का खर्चा है।
और कौन सा खर्चा है, तो देखिए कह रहा है कि गुड्स को प्रोड्यूस उत्पादन करने तथा गुड्स की सेल सर्विस में होने वाला खर्च ही हमारा एक्सपेंडिचर कहलाता है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि गुड्स को प्रोड्यूस यानी कि उत्पादन करने तथा गुड्स की सेल सर्विस करने में होने वाला खर्च ही हमारा एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे कि रॉ मटेरियल्स को खरीदने में लगने वाला खर्च, सैलरी का पेमेंट, ऑफिस एक्सपेंस आदि। जैसे कि मान के चलिए मैंने अपना व्यवसाय किया कि हमको बिजनेस में कि हमको अपना बैग रेडी करके और हमको सेल करना, तो उस बैग को रेडी करने के लिए क्या बैग को कपड़ा लाना पड़ेगा, बैग के लिए धागा लाना पड़ेगा, उसकी चेन लाना पड़ेगा, तो ये सारे हमारे रॉ मटेरियल होते हैं। अब बताइए जब तक हम इस रॉ मटेरियल को खरीदेंगे नहीं तब तक हम बिजनेस किस चीज का करेंगे, बेचेंगे क्या, तो उसको खरीदने के लिए हम पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, खर्च हो रहा है, उसी खर्च को एक्सपेंडिचर बोला जाता है। क्योंकि जब तक आप वो मटेरियल खरीदेंगे नहीं तब तक आपका बैग तैयार होगा नहीं, और जब तक बैग तैयार होगा नहीं तब तक आपका बिजनेस बढ़ेगा नहीं, तब तक इनकम होगी नहीं। तो उस बिजनेस में इनकम पाने के लिए जो आप रॉ मटेरियल को खरीदने में जो आप खर्च कर रहे हैं, उसी खर्च को हम अकाउंटिंग के लैंग्वेज में एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। वही इसमें लिखा हुआ है, देखिए कह रहा है कि जैसे कि रॉ मटेरियल को खरीदने में लगने वाला खर्च, सैलरी का पेमेंट, जैसे कि मान के चलिए कि हमारी स्टाफ है, हम अपनी काम करवा रहे हैं अपनी लेबर से, क्या उसका हम सैलरी देंगे, बोलिए, बिना सैलरी का कोई काम हो पाएगा, तो वो जो सैलरी हम दे रहे हैं एक प्रकार का वो भी हमारे बिजनेस का खर्चा है। तो क्या हम इसको पर्सनल खर्चा बोलेंगे, नहीं, इसको हम एक्सपेंडिचर बोलेंगे। क्योंकि एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि हमारे व्यापार में जब मैंने व्यापार स्टार्ट किया है तो उसके बीच में होने वाला जो हमारा खर्च है, क्योंकि जब तक हम पेमेंट नहीं देंगे तब तक हमारा स्टाफ काम नहीं करेगा, तो वो पेमेंट हम देंगे उसको भी एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं। या जो भी हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे उसका पैसा लगेगा, उसको भी हम एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं। और इसके बाद से क्या लिखा है, ऑफिस एक्सपेंस। अब ऑफिस में किस किस प्रकार का एक्सपेंस है, जैसे कि मान के चलिए कि आपके बिजनेस में बहुत सारे इंप्लाई काम कर रहे हैं, उनको नाश्ता पानी करवाएंगे आप अपने बिजनेस में डे बुक ला करके रखेंगे, कलम कॉपी खरीद के लाकर रखेंगे, मतलब जो भी अपने ऑफिस में आप रखेंगे उसको आप खर्चा करेंगे तभी तो पैसा, खर्चा करेंगे तभी तो उतना सामान आएगा। तो ऐसे सभी एक्सपेंस को, सभी खर्चे को अकाउंटिंग लैंग्वेज में एक्सपेंडिचर के नाम से जाना, क्योंकि बिना इसके खर्चे के हमारा व्यापार संभव नहीं है। अब बताइए अगर आपने क्वांटिटी के हिसाब से 100 पीस आपने बैग तैयार कर लिया, तो सिंपल सी बात है अपना गाड़ी लगा करके आप किसी और के पास सेल करवाएंगे, अपना बैग किसी और को भिजवाएंगे, भिजवाएंगे, तो उसमें मान के चलिए कि भाड़ा उड़ा लगेगा, किसका जाएगा, स्टार्टिंग में तो आप ही का जाएगा ना, तो वो सारे खर्चे को एक्सपेंडिचर के नाम से जाना जाता है, वो हम एक्सपेंडिचर का खर्च बोल सकते हैं। अब चलिए प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट को हम हिंदी में बोलते हैं लाभ, प्रॉफिट को हम हिंदी में बोलते हैं लाभ। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, करा कि द एक्सेस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस ड्यूरिंग इन अकाउंटिंग पीरियड कॉल्ड प्रॉफिट। मतलब कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो हमारे रेवेन्यू का अमाउंट होता है वो एक्सपेंस के अमाउंट से कंपेरिजन करने के बाद जो शेष अमाउंट हमारा बचता है वही हमारे बिजनेस का क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है। जैसे कि एक सिंगल ट्रांजेक्शन में हमारी प्रॉफिट होती है, जैसे कि मान के चलिए कि मैंने आपको बोला कि आप जाइए एक पीस मार्कर खरीद के लेके आइए, एक पीस मार्कर खरीद के लेके आइए, या फिर मान के चलिए कि आपने दुकान ही कर लिया मार्कर का, कोई कस्टमर आपके पास आया, अब आप मार्कर खरीद के लेके आए 10 रुपए का, और कोई कस्टमर आया कह रहा है कि हमको भी मार्कर की रिक्वायरमेंट है, ये मार्कर हमको दे दीजिए। आपने खरीदा था कितने रुपए में, 10 रुपए में, और वो कस्टमर आपके पास आया और आप इसका दाम उससे ले लिए 20 रुपये, तो 10 रुपये आपका प्रॉफिट कहलाता है। ये 10 रुपया क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है, क्योंकि खरीदा था मैंने कितने रुपए में, 10 रुपए में, और बेच रहे हैं आपसे हम 20 रुपए में, तो 10 रुपया एक्स्ट्रा ले रहे हैं ना, तो जो हम एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं वही हमारे लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और एक सिंगल ट्रांजेक्शन में आपकी प्रॉफिट होती है। 10,000 रुपए का आपने फोन खरीदा और कोई कस्टमर आया उसको आपने 12,000 रुपए में बेच दिया, 2,000 रुपए आपका प्रॉफिट कहलाएगा। कोई दिक्कत। अब चलिए अब इसके बाद से गेन क्या होता है, गेन जैसे बोला जाता है ना कि आपने अपने हाई स्कूल में कितना परसेंट आपने मार्क गेन किया था, बोलिए, ऐसा पूछा जाता है ना, या आपके इंटरमीडिएट में कितना परसेंट आपने मार्क गेन किया, या कितना नंबर आपने गेन किया। गेन का मतलब होता है हासिल करना, प्राप्त करना, पाना। तो जैसे कि यहाँ पे गेन के बारे में बताया जा रहा है कि किसी एक ट्रांजेक्शन से प्राप्त होने वाला प्रॉफिट ही गेन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, इससे आपको प्रॉफिट का भी समझ में आ रहा है। देखिए किसी एक सिंगल ट्रांजेक्शन से प्राप्त होने वाला प्रॉफिट ही हमारा गेन कहलाता है। और जैसे जो आकस्मिक प्राप्त हो, जैसे कि सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स,
जो अचानक से प्राप्त हो, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होता है, ये अचानक से प्राप्त होती है। जैसे कि लिखा हुआ है कि सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स, मतलब जब हम फिक्स एसेट्स को बेचते हैं, और कह रहा है कि जैसे कि विनिंग ऑफ कोर्ट केस, या फिर मान के चलिए कि कोई कोर्ट में केस चल रहा हो और अचानक से मैंने उसको जीत लिया, इसको हम गेन बोल सकते हैं। या कह रहा है कि एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, यानी कि किसी एसेट्स को मैंने कम पैसे में खरीदा था और ज्यादा पैसे में उसको बेच दिया, तो इसको हम गेन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गेन बोल सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए फिक्स एसेट्स में क्या आएगा? फिक्स एसेट्स बताइए एग्जांपल, सामने लिखा हुआ, लैंड आएगा, बिल्डिंग आएगा, मशीनरी आएगा, प्लांट आएगा, फर्नीचर आएगा, ये सब हमारे बिजनेस के क्या है? फिक्स एसेट्स। तो मान के चलिए कि मैंने कहीं जमीन खरीदा 10 लाख रुपए में, ध्यान दीजिएगा, तो किसके अंतर्गत आएगा? फिक्स में कि करेंट में? फिक्स में। 10 लाख रुपए में मैंने खरीदा, और उसके 5 दिन बाद कोई ऐसा कस्टमर मिल गया जो कह रहा है कि ऐसा है कि हमको 5 लाख रुपया और हमसे बढ़ा करके ले लीजिए, हमको जमीन आप हमको दे दीजिए, 15 लाख में मैंने उसको सेल कर दी, तो ये अचानक से प्राप्त हो गया हमको, इसको हम गेन बोल सकते हैं। या मान के चलिए कि काफी लंबे समय से किसी से आपसे बात चल रहा था, कोर्ट में लंबे समय से केस आपका चल रहा था, उस पर बार बार सुनवाई हो रही थी, लेकिन आपकी जीत नहीं हो पा रही थी, और आपने उस केस को जीत गया अचानक से, वही आपका गेन कहलाता है। क्या कहलाता है? गेन कहलाता है। और अक्सर ऐसा होता नहीं है। बोलिए, जैसे कि मान के चलिए कि हमारे में और आप में झगड़ा चल रहा है, और ऐसा कोई मैटर हो चुका है, और दोनों लोग, हम लोगों ने दावा किया है कोर्ट में, और आप पैरवी नहीं कर रहे हैं, हम बार बार जाके पैरवी कर रहे हैं, और आप कुछ दिन तक नहीं जाएंगे तो केस हमारे नाम से जीत सकते, वो हम ही जीत जाएंगे केस, क्योंकि ऐसा मान लिया जाता है कि इसको आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए एक तरफा पार्टी को विजय कर दिया जाता है, तो उसको हम गेन बोलते हैं, गेन किया जाता है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आवाज नहीं आ रही? समझ में आ रहा है? अगला क्या पॉइंट आपका दिया है? लॉस दिया है। तो लॉस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हानि बोलते हैं। अब बताइए, 20 रुपए का मैंने मार्कर खरीदा और किसी कस्टमर को मैंने 10 रुपए में बेच दिया, प्रॉफिट है? क्या है? लॉस है। तो वही बातें इसमें बताया जा रहा है कि किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंस का अमाउंट रेवेन्यू से जितना अधिक होता है, वह अमाउंट ही हमारे बिजनेस का लॉस अमाउंट कहलाता है। देखिए, अभी मैंने आपको रेवेन्यू के बारे में बताया है, क्या दे रहा है यहाँ पे? कह रहा है कि किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंस का अमाउंट जितना रेवेन्यू से अधिक होता है, वह अमाउंट ही बिजनेस का लॉस अमाउंट कहलाता है। आपने कमाया 10 रुपया और खर्चा कर दिया 20 रुपए, बिजनेस प्रॉफिट में है? लॉस में है? कितने रुपए से? 10 रुपए से लॉस में। तो वही बात इसमें कह रहा है कि आपने कितना रुपया खर्चा कर दिया ये देखिए, और कितना रुपया आपने कमाया ये देखिए, और दोनों देखने के बाद अगर एक्सपेंस का अमाउंट रेवेन्यू से ज्यादा आता है तो आपके बिजनेस में लॉस है, आपके बिजनेस में लॉस है। यदि एक्सपेंस से ज्यादा अमाउंट आपका रेवेन्यू का आता है तो आपके बिजनेस का प्रॉफिट है, लॉस नहीं। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि अक्सर ऐसा होता है कि आपने कमाया 10 रुपया और खर्चा कर दिया आपने 25 रुपये, तो 15 रुपया वैसे ही आपका बिजनेस लॉस में चला जाएगा। बोलिए, प्रॉफिट कहा जाएगा उसको? क्योंकि लॉस का अमाउंट क्यों, मतलब उसको हम लॉस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक्सपेंस का अमाउंट आपका ज्यादा है। किससे? किससे ज्यादा? रेवेन्यू से। यानी कि आपने कितना रुपया कमाया उससे ज्यादा ही जब आपने खर्चा कर दिया तो क्या प्रॉफिट होगा? लॉस ही तो होगा। अगला क्या दिया है? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट को हिंदी में बोला जाता है छूट। याद करिए, हम लोग दुकान पे जाते हैं तो कहते हैं ये मार्कर कै रुपए का है, तो दुकानदार कहता है कि 15 रुपए का है, कहते हैं नहीं महाराज 7 रुपए में दे दीजिए, फला दुकान में तो 7 रुपए में मिल रहा है, आप क्यों 15 रुपए हमसे ले रहे हैं? बोलिए, तो क्या कहता है? अरे नहीं, 7 रुपए में नहीं देंगे। चलिए, आप कह रहे हैं तो 15 रुपए मार्कर का कीमत है, लेकिन चलिए हम आपको 10 रुपए में दे दे रहे हैं, चलिए 5 रुपए का डिस्काउंट कर दे रहे हैं। तो ये 5 रुपए आपके लिए क्या होगा? छूट होगा। आपके लिए क्या होगा? छूट होगा। अरे मान के चलिए, अगर हमको 15 रुपया देना होता, तो अगर हमने 10 रुपया दिया तभी तो 5 रुपया हमारे पॉकेट में ही तो बचा। तो हमारे लिए इनकम हो रहा है कि एक्सपेंस हो रहा है? हमारे लिए इनकम हो रहा है, लेकिन दुकानदार के लिए एक्सपेंस। तो डिस्काउंट दो प्रकार का होता है। इसमें पहले डिस्काउंट के बारे में आप समझिए। कह रहे कि किसी भी गुड्स की प्राइस में होने वाली डिडक्शन, छूट या कटौती ही डिस्काउंट कहलाता है। और डिस्काउंट प्राय दो प्रकार का होता है।
किसी भी गुड्स की प्राइस में कोई गुड्स आप परचेज करने जा रहे हैं या सेल करने जा रहे हैं, उसमें जो भी डिडक्शन हो रहा है, छूट हो रहा है, उसी को अकाउंटिंग की लैंग्वेज में डिस्काउंट बोलते हैं। और डिस्काउंट होता कितने प्रकार का? 2 प्रकार का डिस्काउंट होता है। एक आपका होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है, तो ट्रेड जो बना हुआ है वो ट्रेडिंग से बना हुआ है। और ट्रेडिंग बिजनेस के बारे में मैंने आपको बताया, इसके पहले भी बताया कि ट्रेडिंग का बिजनेस क्या बिजनेस होता है। कोई सामान हम खरीद करके तब सेल करते हैं, ऐसे बिजनेस को ट्रेडिंग बिजनेस बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रेड के बारे में हम बात करें तो ये कह रहा है कि ट्रेड डिस्काउंट प्रायः मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर टू रिटेलर को दिया जाता है। मतलब ये जो डिस्काउंट होता है ये मैन्युफैक्चरर देगा होलसेलर को, होलसेलर देगा किसको? रिटेलर को। आप देखिए कह रहा है कि जिसका मुख्य उद्देश्य सेल्स को प्रमोट करना होता है, सेल्स को बढ़ावा देना होता है। अब बताइए अगर ये मैन्युफैक्चरर अगर होलसेलर को डिस्काउंट नहीं देगा तो होलसेलर रिटेलर को डिस्काउंट दे पाएगा? बोलिए, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए, क्योंकि अगर रिटेलर को अगर डिस्काउंट पाना है तो डिस्काउंट मिलेगा सबसे पहले होलसेलर को, तभी होलसेलर रिटेलर को डिस्काउंट दे सकता है। या होलसेलर को डिस्काउंट पाना है तो ये डिस्काउंट किसके डिपेंडेड है? मैन्युफैक्चरर पे डिपेंडेड। क्योंकि मैन्युफैक्चरर जब डिस्काउंट होलसेलर को देगा तो होलसेलर डिस्काउंट रिटेलर को देगा। और ये डिस्काउंट होता क्यों है? तो ये डिस्काउंट बिजनेस में इसलिए दिया जाता है कि अपनी बिजनेस की जो वैल्यू है या बिजनेस की जो सेल्स का प्रमोटिव रिपोर्ट है उसको थोड़ा सा प्रोग्रेसिव रिपोर्ट अच्छा किया जाए, उसको इंक्रीज किया जाए, इसके लिए डिस्काउंट दिया जाता है। आप बताइए एक लाइफ बॉय साबुन जो होता है 10 रुपए में हम परचेजिंग करते हैं ना, 10 रुपए हम खरीदते हैं ना, उसमें कुछ डिस्काउंट हो पाता है हमारे लिए? हम तो कस्टमर है ना, हमारे लिए कोई डिस्काउंट नहीं। लेकिन वही साबुन रिटेलर को पड़ता है मात्र 9 रुपए का पड़ता है। सोचिए 1 रुपए का बेनिफिट उसको मिलता है, 1 रुपए की बेनिफिट उसको मिलती है। तो ये देखिए मैन्युफैक्चरर का मतलब जो गुड्स की उत्पादन किया, जो गुड्स को तैयार किया, उन्होंने दिया किसको? होलसेलर को। होलसेलर का मतलब ये होता है कि जो ज्यादा से ज्यादा माल लेकर के आता है, किससे? मैन्युफैक्चरर से। और वो डिस्ट्रीब्यूट करता है किसको? रिटेलर को। और तब रिटेलर छोटे छोटे कस्टमर को पॉइंट टू पॉइंट आप ये समझिए कि क्वांटिटी में वो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। तो ये जो डिस्काउंट मिलता है इसका मेन उद्देश्य होता है सेल्स को प्रमोट करना, सेल्स को बढ़ावा देना। और कह रहा है कि यह डिस्काउंट प्रायः फिक्स परसेंटेज के रूप में होता है। अब ऐसा नहीं कि मनमानी डिस्काउंट देने लगेंगे, नहीं। अगर ये 10% का रेशियो लेकर के चल रहा है तो होलसेलर भी 10% ही लेगा, रिटेलर भी 10% ही लेगा। इसमें एक लिमिट होता है। अब ये नहीं कि लिमिट से बाहर अपना काम करेंगे तब तो बिजनेस कहाँ चल पाएगा। अब पता ये चलेगा कि होलसेलर खरीद के लेके आ रहा है मैन्युफैक्चरर से जो लाइफ बॉय का साबुन है वो 5 रुपए में, और रिटेलर को देगा 2 रुपए में। बोलिए, तो अपने एक रेशियो के हिसाब से वो लोग डिस्काउंट अपना करते हैं, जिस परसेंटेज के हिसाब से होता है। तो ऐसे डिस्काउंट को हम ट्रेड डिस्काउंट बोल सकते हैं, जो बना हुआ है किससे? ट्रेडिंग से। ये ट्रेडिंग बिजनेस में ज्यादा मात्रा में किया जाता है। अब इसके बाद से क्या आता है? कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट क्या होता है? तो कह रहे हैं कि बिजनेस में कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए या फिर कैश को टाइमली कलेक्ट करने के लिए इस डिस्काउंट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मान के चलिए आपका फी बाकी था 15,000 रुपये, और हम आपसे बार बार बोले कि फीस अपना जमा कर दीजिए, जमा कर दीजिए। आप कह रहे हैं नहीं सर बाद में जमा हो जाए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, जमा हो जाए। समझ रहे हैं ना? वो पैसा आप किस्तों में जमा करेंगे, लेकिन 15,000 फीस बाकी है और हम आप खुल करके बोल नहीं पा रहे हैं और हम भी खुल करके बात कर नहीं पा रहे हैं, और आपके फी में मैंने 1,000 रुपये का डिस्काउंट करा दी, तभी 14,000 रुपये की बेनिफिट, मतलब 1,000 रुपये का जब डिस्काउंट होगा तो 14,000 रुपये अगर आप कैश पेमेंट ला करके जमा करेंगे तो आपके लिए 1,000 रुपये डिस्काउंट भी हो गया और हमारे लिए वो पैसा टाइम से कलेक्ट भी हो गया। बोलिए, टाइम से पहले वो पैसा जमा भी हो गया और आपके लिए 1,000 रुपये की डिस्काउंट भी हो गया, छूट भी हो गई। तो ऐसे डिस्काउंट को हम कैश डिस्काउंट बोल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं है? बोलिए, तो कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में कोई अंतर? बस आप ये समझिए कि ट्रेड डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि वो मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर टू रिटेलर को दिया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य सेल्स को प्रमोट करना होता है, सेल्स को बढ़ावा देना होता है, और एक फिक्स परसेंटेज के आधार पर वो डिस्काउंट होता है। जबकि कैश डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि वो पैसा हमारा टाइमली कलेक्ट हो जाए और उस पैसे में कुछ छूट हो जाए, ऐसे डिस्काउंट को हम कैश डिस्काउंट बोल सकते हैं। या एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कि मान के चलिए कि आप ही को किसी से 10,000 रुपया पाना था कि अरे यार तुम 10,000 रुपया हमारा ला करके दे देते तो हम कुछ काम करते। हाँ, वो आपको 10,000 रुपया लौटा ही नहीं रहा है, कह रहा है कि ले लेना यार 2 महीना और रुक जाओ,
3 महीना और रुक जाओ, वो पैसा आपको रिटर्न कर ही नहीं रहा है। फिर आपने उससे बोला कि ऐसा है, देखो भी तुमको 10,000 रुपया देना था, चलो तुम 90,000 रुपया ला करके जमा करो यार, कल लेकर के हमको दे दो ताकि हम अपना काम करें, तो उसके लिए 1,000 रुपये का बेनिफिट हुआ, बोलिए। लेकिन वो पैसा आपको टाइमली कलेक्शन भी तो हो गया, तो टाइम से कलेक्शन भी हो जाता है और सामने वाले के लिए कुछ छूट भी मिल जाता है। ऐसे डिस्काउंट को कैश डिस्काउंट नाम दिया। अब चलिए वाउचर क्या होता है। वाउचर को हिंदी में बोला जाता है प्रमाणक। क्या बोला जाता है? प्रमाणक, प्रमाणक बोला जाता है। अब क्या लिखा हुआ कह रहा है कि किसी भी ट्रांजेक्शन के सपोर्ट में तैयार किए जाने वाले डॉक्यूमेंट को ही हम वाउचर कहते हैं। और कह रहा है कि जैसे कैश मेमो हो गया, इनवॉइस हो गया, चालान हो गया, रिसिप्ट हो गया इत्यादि, ये सब एक प्रकार के हमारे वाउचर होते हैं जो हमारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन में क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कोई भी अगर हम लेन देन किसी पार्टी से कर रहे हैं तो क्या हम उसका एक वाउचर बनाएंगे, उसका एक कैश मेमो हम बनाएंगे, उसका एक हम चालान बनाएंगे, वही हमारे लिए वाउचर, वही हमारे लिए क्या है, वाउचर है। अब वाउचर में जैसे कि मान के चलिए अगर किसी गुड्स को आप सेल करेंगे तो सेल्स वाउचर में आप रिकॉर्ड करेंगे, अगर किसी गुड्स को आप परचेज करेंगे तो परचेज वाउचर में उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, अगर किसी से पैसा प्राप्त करेंगे तो रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करेंगे, अगर किसी को पेमेंट देंगे तो पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे। पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए पार्टिकुलर वाउचर का इस्तेमाल अकाउंटिंग में किया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को समझ में आया है? वाउचर का मतलब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, वाउचर को हम हिंदी में बोलते हैं प्रमाणक। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि किसी भी ट्रांजेक्शन के सपोर्ट में तैयार किए जाने वाले डॉक्यूमेंट को ही हम वाउचर कहते हैं। ट्रांजेक्शन का मतलब लेन देन, अगर परचेजिंग करेंगे तो ट्रांजेक्शन हो रही है, सेल करेंगे तो ट्रांजेक्शन हो रही है, तो किसके आधार पे होगा, कोई डॉक्यूमेंट के आधार पे तो होगा। जैसे कि मान के चलिए कि अगर आप सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसका एक प्रमाण होना चाहिए ना कि आप किस वजह से बेच रहे हैं, क्या क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसका एक इनवॉइस बनना चाहिए, उसका एक रिसिप्ट तैयार होना चाहिए, या उसका एक कैश मेमो बनना चाहिए, वही हमारे लिए वाउचर है। बोलिए, वही तो हमारे लिए वाउचर है। अब चलिए गुड्स क्या होता है, आपने देखा होगा कि ट्रकों के पीछे लिखा होता है गुड्स कैरियर। गुड्स मतलब सामान, जिसको माल भी बोल सकते हैं। जीएसटी का मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, उसको वस्तु भी बोल सकते हैं। तो गुड्स को हम कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे, तो देखिए गुड्स के बारे में क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह वस्तु ही उस बिजनेस के लिए गुड्स कहलाता है। जैसे दूसरे शब्दों में बिजनेस में पुनः सेल करने के उद्देश्य से खरीदी गई वस्तु हमारा गुड्स कहलाता है। नहीं समझे? यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह वस्तु ही उस बिजनेस के लिए गुड्स कहलाता है। जैसे मान के चलिए कि मैंने दुकान कर लिया कपड़े की, तो हमारे लिए गुड्स क्या कहलाएगा, कपड़ा कहलाएगा। उसका उद्देश्य क्या है, बेचना, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बेचना। या मैंने लैपटॉप का ही दुकान कर लिया कि सारे कस्टमर को हमको लैपटॉप को बेचना है, तो हमारे लिए गुड्स क्या कहलाएगा, लैपटॉप कहलाएगा। तो व्यापारी जिस वस्तु से अपना व्यापार करता है वह वस्तु ही उस बिजनेस का गुड्स कहलाता है। और कह रहा है कि दूसरे शब्दों में बिजनेस में पुनः सेल करने के उद्देश्य से खरीदी गई वस्तु ही हमारी गुड्स कहलाती है। आखिर हम बहुत सारे प्रोडक्ट को परचेजिंग करके अपने बिजनेस में लाएंगे तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, बेचना, वही हमारे लिए गुड्स है, वही हमारे लिए क्या है, गुड्स है, जिसको हम वस्तु बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? अब चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है, अगला पॉइंट आपका दिया है क्या, ड्राइंग। तो ड्राइंग का मतलब क्या होता है, कला यहां से नहीं होता है, इसमें हम कला समझेंगे। इसमें ड्राइंग का मतलब होता है आहरण। क्या होता है, आहरण। ये सब अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, सब अकाउंटिंग का लैंग्वेज है। आहरण, इसको हिंदी में बोलेंगे तो निजी खर्च, इसको निजी खर्च भी बोल सकते हैं। निजी खर्च का मतलब कौन करता है, निजी खर्च, व्यापार का मालिक। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि बिजनेस के मालिक के द्वारा किए जाने वाला निजी खर्च ही ड्राइंग कहलाता है। यानी कि कोई व्यापार का मालिक है, अपने निजी खर्च के लिए या तो कुछ पैसे निकाले या तो अपना कोई सामान निकाले अपने बिजनेस में से, ऐसे खर्च को हम ड्राइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद की खर्च के लिए निकाल रहा है, निजी खर्च के लिए निकाल रहा है।
दूसरे के लिए निकालेगा तो नहीं, अगर अपने के लिए निकालेगा तो उसको हम निजी खर्च बोलेंगे, और उसी को अकाउंटिंग में हम ड्राइंग के नाम से जानते हैं। और फिर कह रहा है कि ड्राइंग मालिक की पूंजी को घटाता है कि बढ़ाता है? घटाता है। खूब बढ़िया, मैंने व्यवसाय कर लिया और उस व्यवसाय से प्रत्येक दिन 10,000 रुपया निकाल करके कुछ अपना पर्सनल काम कर रहे, इंक्रीज होगा बिजनेस? डिक्रीज होगा। कभी ऐसा आएगा कि हमारा बिजनेस बिल्कुल खोखला हो जाए, कुछ नहीं बचेगा हमारे बिजनेस में? तो कभी भी बिजनेस में जो हमारा ड्राइंग होता है वो हमारी कैपिटल को क्या करता है? डिक्रीज करता है, घटाता है। और कह रहा है कि यदि बिजनेस के मालिक के द्वारा अपने व्यापार से कोई गुड्स या मनी अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया जाता है तो वह मालिक का ड्राइंग कहलाता है। अब बताइए, अगर हमको कपड़ा खरीदना है और कपड़े का ही मैंने बिजनेस किया है और अपनी पर्सनल यूज के लिए कपड़ा हमको खरीदना है, तो हमारी दुकान में तो हम उसी को नहीं निकाल लेंगे, क्यों किसी और से खरीदने जाएंगे? बोलिए, तो भी तो हमारा पूंजी घटा कि नहीं? तो भी हमारा पूंजी घटा। या मान के चलिए कि हमको कुछ और सामान खरीदना है तो हमारी दुकान में नहीं है, तो उसके लिए हम अपने दुकान से पैसे लेंगे, तो क्या हमारा पूंजी घटा कि नहीं घटा? दोनों ही मामले में व्यापार का जो मालिक होता है उसकी पूंजी क्या होती है? डिक्रीज होती है, घटती हुई चली जाती है। या तो हम अपनी पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालें या तो अपनी पर्सनल यूज के लिए कोई सामान निकालें, दोनों ही केस में हमारा ड्राइंग क्या होता है? हमारी पूंजी को घटाता है, बढ़ाता नहीं। तो आज के लिए इतना ही रहने दें, बोलिए, कल पढ़ना।